Good evening, students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start a new chapter, some applications of trigonometry. So before starting this chapter, we should know about the meaning of this chapter. Okay, so let's start. The chapter is some applications of trigonometry, means trigonometry की कुछ applications. So application means क्या होता है? Application means होता है uses, कि हम trigonometry का यूज़ किस तरह कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं. ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, बहुत डिटेलिंग है ये. ऐसी कोई फील्ड नहीं है आज के टाइम में ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ ना होता हो. इवन हमारी डेली लाइफ में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके कई सारी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं. ओके, बट इन शॉर्ट क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जो कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने इस एक्सरसाइज में दे रखे हैं, ये क्वेश्चंस बिना फिगर की हेल्प से नहीं हो सकते. फिगर कौन सी, हमें जो क्वेश्चंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग फिगर बनानी होती है. फिगर मोस्टली हमारी जो बनती है वो राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड होती हैं. और इस एक्सरसाइज में जो बेसिकली क्वेश्चंस हैं वो आपके हैं डिस्टेंस और हाइट फाइंड आउट करने वाले. ओके, और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम दो टर्मिनोलॉजी के बारे में मैं आपको बता दूं. इसमें जो बेसिकली दो टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी, दो टर्म मोस्टली यूज़ होंगी, वो होती हैं एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि इस क्वेश्चन में दे रखा है, और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ, फिर आगे जब क्वेश्चंस करें तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा. एंगल ऑफ एलिवेशन का मीन्स होता है कि सरफेस से, मीन्स बॉटम से किसी टॉप के किसी ऑब्जेक्ट को देखने में जो एंगल बनता है वो आपका होता है एलिवेशन. एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन जस्ट वाइस वर्सा, कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं और आपने नीचे सरफेस पे देख रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो बनता है डिप्रेशन. तो डिप्रेशन वाला जब कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको उसका मीनिंग बता दूंगा. ओके, सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 6 of this exercise 9.1. Question is, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उससे कुछ डिस्टेंस पे एक 1.5 मीटर टॉल लड़का खड़ा है. ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग. लड़के की आँख से अपनी आँखों से बिल्डिंग को देख रहा है. ओके, तो 30 डिग्री से 60 डिग्री का इंक्रीज़ हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन अगर वो टुवर्ड्स द वॉक बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की तरफ वॉक करता है. ओके, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. तो एक बार में ये जब हमको चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बच्चे समझते हैं, तो एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आते कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है. तो इन क्वेश्चंस को करने का थोड़ा मेथड डिफरेंट है. अब वो डिफरेंट मेथड क्या है, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़िए. 2 बार में पढ़ने में के बाद आपके कुछ समझ में आएगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. एक्चुअली बच्चों ये बात ध्यान देना, क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स बहुत सिंपल होते हैं कि अगर आप डिटेल में क्वेश्चन को समझ गए, क्वेश्चन को अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और आपसे क्या वो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो आप ये मान के चलिए आप आधे रास्ता आपने कवर कर लिया. मोस्टली बच्चे ऐसा होता है क्वेश्चन रटते हैं, फिगर को रटते हैं, समझते नहीं है कि नहीं, डर लगता है उन्हें, पता नहीं वो क्यों क्वेश्चन को रटे जाते हैं. तो हमें समझना है. ओके, तो एक बार ध्यान से हम दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे. क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, और हाँ, जैसे जैसे क्वेश्चन के आप लाइन पढ़ते रहोगे वैसे वैसे ही आपकी फिगर बनती रहेगी. रटना नहीं है फिगर बच्चों, समझ में आ रहा है. 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर लड़का खड़ा हुआ है. खड़ा कहाँ पर है, प्लेन पे, सरफेस पे. तो मैं यहाँ पर लेट करके चल रहा हूँ कि ये मेरा सरफेस है. ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ मैंने एक 1.5 मीटर टॉल बॉय को खड़ा कर रखा है. ठीक है, ये है मेरा 1.5 मीटर, और 30 मीटर एक टॉल बिल्डिंग. यहाँ मैंने एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग बना ली. 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. ठीक है, ये क्या है, जो कनेक्टिंग लाइन है ये मेरा सरफेस है. सरफेस मीन्स भाई ज़मीन है. ओके, वहाँ पे एक सड़क के एक किनारे पे ये खड़ा है और एक तरह बिल्डिंग खड़ी है. अब ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, लड़के की आई कहाँ होंगी, यहाँ होंगी, आई कॉन्टैक्ट है. यहाँ से एलिवेशन, अब बात आई एलिवेशन की. एलिवेशन मीन्स नीचे से ऊपर देखना. ओके, एलिवेशन एंगल फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग. एक एक वर्ड को ध्यान देते हुए फिगर बनानी है. मैंने मोस्टली बच्चों को कई बार देखा है कि क्वेश्चन पढ़ लिया, बाद में फिगर बना रहे हैं, गलत सलत फिगर बनाते हैं. तो आधा आधा लाइन पढ़ते रहिए आप, समझ के फिगर बनाते रहिए. इसमें लिखा है हिज आई, इसकी आँख से टॉप, बिल्डिंग टॉप,
तो इसकी आँख से अगर वो टॉप को देख रहा है, ठीक है, तो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है एंगल। मीन्स अब हमें नहीं पता कि ये एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री 30 से 60 हो जाता है अगर इफ़ एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब वो आगे की तरफ चल रहा है, बच्चा भी यहाँ खड़ा है, ठीक है, बच्चा अब वो यहाँ से आगे की तरफ मूव कर रहा है, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, बच्चा चलता 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 अब यहाँ पर आके रुक गया, ठीक है। यहाँ पर आके उसने बिल्डिंग को फिर से देखा, तो देखने की पर वो एंगल 60 डिग्री हो गया, 30 to 60, यानी कि पहले था 30 अब हो गया 60। तो ये जो एंगल है, एंगल बनाने के लिए हमें बेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन बना ली जो कि उसके आई कॉन्टैक्ट से हॉरिजॉन्टल हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ये एंगल पहले था 30 डिग्री, ये एंगल अब हमारा निकल के आ गया है 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ करी, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, ये पूरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट है वो राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड है। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए बेस हमें चाहिए और वैसे भी एंगल के लिए बेस चाहिए। ओके, ये सब इन्फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पर हम इसको लेबलिंग कर देंगे। हमने लेट कर लिया ABCDEF एंड G। तो ये फिगर हमारे सामने बन के आ चुकी है। ओके, तो फिगर बनाना बहुत आसान है, क्वेश्चन की लाइन पढ़ते रहिए और फिगर बनाते रहिए। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग की तरफ जो चला, यानी कि पहले वो था फॉर एग्जांपल C पॉइंट, अब वो बिल्डिंग की तरफ मूव करके D पॉइंट तक आ गया। तो आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है CD। मैं इसको डार्क कर दे रहा हूँ। मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू निकालनी है CD, ठीक है। CD और वी कैन से BE, बोथ आर सेम, ठीक है। CD कह लो या BE कह लो। अब आधे बच्चे तो समझ गए होंगे कि इसके हाँ दोनों सेम है, सही है, और कुछ के शायद समझ में नहीं आया होगा कि ये CD और BE सेम क्यों है। क्योंकि बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारी जो फिगर बनी है वो बनी है हमारी रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स जो है हमारी वो इक्वल होती हैं। सो CD या BE दोनों एक ही बात है। ओके, अब मेन कंसेप्ट है कि फिगर हमारे सामने बन के आ चुकी है। अगर फिगर आपने अप्रोप्रिएट क्लियर बना ली, यानी कि आपका अदर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है और हम कौन कौन से ट्रायंगल लेके चलेंगे, उस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं। तो ध्यान से देखिए, मुझे निकालना है BE। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें जो आपको फाइंड आउट करना होता है, सबसे पहले देखिए वो किस ट्रायंगल में आ रहा है, और जो ट्रायंगल में आ रहा है वो ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड होगी। तो हमने ध्यान से देखा, हमें निकालना है BE। कुछ बच्चे सोचेंगे सर BE हमारा इन ट्रायंगल ABE में आ रहा है, ठीक है, ABE में हमारा BE आ रहा है, बट ABE इज़ नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल हमें ढूंढना है जहाँ पर BE आ रहा हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बनना है ABF, क्योंकि ये 90 डिग्री है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो ABF हम एक ट्रायंगल लेके चलेंगे और एक बार हम AEF भी लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे AEF? सर आपने तो कहा था कि जो फाइंड आउट करना है वो जिस ट्रायंगल मारा वही लेके चलते हैं। नहीं, यहाँ दोनों ही ट्रायंगल लेके चलने पड़ेंगे। क्यों लेके चलने पड़ेंगे, अभी आपको इसका रीज़न पता चल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आप जो हमारा क्वेश्चन चलेगा वो क्वेश्चन चलेगा ट्रायंगल बेस्ड, यानी कि इन ट्रायंगल AEF एंड इन ट्रायंगल ABF। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेके चलूँगा इन ट्रायंगल AEF ट्रायंगल में। अब AEF ट्रायंगल में हमारे 6 T रेशियोज होते हैं, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक। मैं इनमें से कौन सा अप्लाई करूं? हमें वो अप्लाई करना है जिसकी हेल्प से हम अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तो मैंने ध्यान से देखा, इन ट्रायंगल AEF में मेरे पास क्या AF की वैल्यू गिवन है? नहीं, निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे पूरी बिल्डिंग की हाइट गिवन है 30। हाँ, एक चीज़ और, ये जो BC है जस्ट इक्वल टू FG, क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगल बन रहा है, अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया 1.5, ये FG की लाइन। और अगर आप टोटल AG में से FG माइनस कर देंगे तो आपका रिमेनिंग निकल के जाएगा 28.5। ये हमारी AF की वैल्यू निकल के आ गई। ओके, सो ध्यान से देखिए, AEF में आप कौन सा T रेशियो लगाएंगे? आप वो T रेशियो लगाएंगे जहाँ हमारे पास वैल्यू गिवन है। तो मेरे पास वैल्यू गिवन है AEF में परपेंडिकुलर। ओके, और मुझे निकालना क्या है भाई? परपेंडिकुलर गिवन है, क्या मुझे हाइपोटेनस निकालनी है? नहीं, हाइपोटेनस की कोई नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि मुझे बाद में ABF लेके चलना है, और ABF में बेस भी आ रहा है। देखिए, मुझे निकालना है BE, और BE बेस पर है,
ओके, यानी कि मुझे परपेंडिकुलर और बेस लेके चलना है। तो परपेंडिकुलर बेस कहाँ पे आता है, tan में आता है। तो आप यहाँ पे लेके चलेंगे tan थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या 60 इन ट्राइंगल AEF tan थीटा यानी कि tan 60 इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इन दिस ट्राइंगल, परपेंडिकुलर इज AF एंड बेस इज EF। अब एक बात बच्चों आपको याद रखनी है, इस चैप्टर को करने से पहले एक बार आप चैप्टर नंबर 8 जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेज आइडेंटिटी रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि बहुत काम आने वाले हैं बच्चों आपके लिए, ठीक है। इसकी जो मैंने आपको टेबल बताई थी, जो टेबल बनाने का तरीका बताया था, वो भी सब चीज़ क्लियर होनी चाहिए, तभी आपके चैप्टर समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो tan 60 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, √3 इज इक्वल टू AF की वैल्यू हमारे पास गिवन है 28.5 डिवाइडेड बाय EF की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं, तो EF को हमने EF रहने दिया। ओके, सो यहाँ से हम अगर हम इंटरचेंज कर लेंगे, सो आपकी EF की वैल्यू निकल के आ गई 28.5 अपॉन में √3। क्लियर बच्चों, तो EF की वैल्यू हमारी यहाँ पे एक वैल्यू निकल के आ चुकी है। कभी भी बच्चों ध्यान देना, रूट की कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में हम नहीं छोड़ते हैं। रूट की कोई भी वैल्यू कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आती है। तो अगर कभी भी डिनोमिनेटर में कोई रूट की वैल्यू आपको मिलती है तो उससे बिना सोचे समझे आप उसको रेशनलाइज कर दीजिए। तो √3 की मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, ये कहलाता है रेशनलाइज का मेथड। 28.5 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3 मीटर। सो EF की जो वैल्यू आपकी निकल के आ गई वो आ गई 28.5 √3 अपॉन में 3। ओके, ये आपकी सॉल्व भी हो रहा है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन का मेन पार्ट नहीं है। ओके, उसके बाद मैं लेके चलूँगा दूसरा ट्राइंगल, वो ट्राइंगल जिस ट्राइंगल में हमें जो फाइंड आउट करना है वो इसमें हमारा आ रहा है। तो मुझे जो फाइंड आउट करना है वो दूसरे ट्राइंगल में आ रहा है, और जो दूसरे ट्राइंगल का नाम है वो हमारे पास है इन ट्राइंगल ABF। अब मैं यहाँ पे लेके चलूँगा इन ट्राइंगल ABF। ओके स्टूडेंट्स, सो इन ट्राइंगल ABF में परपेंडिकुलर हमें गिवन है 28.5, मुझे चाहिए बेस यानी कि B। तो बेस और परपेंडिकुलर कहाँ आता है, tan में आता है। तो अगेन वी अप्लाई tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज AF एंड बेस इज BF। ध्यान से देखिए, हम लेके चल रहे हैं इन ट्राइंगल ABF, तो ABF में बेस हमारा पूरा का पूरा BF है अपॉन BF। ओके, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AF इज 28.5 अपॉन में BF। ये जो BF है हम इस BF को लिख सकते हैं BE प्लस EF। ध्यान से देखिए, ये पूरी की पूरी वैल्यू BF है, इससे हम लिख सकते हैं BE प्लस BF, BE प्लस EF। नाउ क्रॉस BE प्लस EF इज इक्वल टू 28.5 मल्टीप्लाई √3। ओके, सो इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब आप ध्यान से देखिए, आपको जो फाइंड आउट करना है, मींस मुझे जो फाइंड आउट करना था वो करना था BE, और जो BE फाइंड आउट आपको करना है वो आपको यहाँ पर दिख गया है। ठीक है, तो जो मुझे फाइंड आउट करना है उसे तो हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। EF की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, EF की वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। EF की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है 28.5 √3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 28.5 √3। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आई। अब आप बेसिक इक्वेशन बन गई हमारी ये, जो हमें वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आगे। BE इज इक्वल टू, ये वैल्यू राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, 28.5 √3 माइनस 28.5 √3 अपॉन में 3। क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन में लाने के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, 28.5 √3 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर मेरा बचा 1 माइनस 1/3। 28.5 √3 मल्टीप्लाई एलसीएम आप यहाँ पे लेंगे तो आपका आ जाएगा 2/3। ओके, BE इज इक्वल टू, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी 3 1 जा 3 9 जा 27.5 9.5 √3 मल्टीप्लाई 2। BE इज इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ गया 19 √3 मीटर।
बी की वैल्यू 19√3 मीटर निकल के आई। लेकिन बच्चों एक बात आपको ध्यान देनी है, ये चैप्टर आपका बेसिकली डिस्टेंस और हाइट मेज़रमेंट करने वाला है, ठीक है। तो कभी भी आप जो वैल्यू निकल के आएगी हाइट या डिस्टेंस जो भी आप निकालेंगे वो कभी ना रूट में नहीं छोड़ना आपको, क्योंकि बोर्ड में आपके इसमें मार्क्स कट सकते हैं, एग्ज़ाम में मार्क्स काट सकते हैं, क्योंकि हम कभी नहीं बोलते कि जो भी मेज़रमेंट क्या है 19√3, यानी कि हम कभी नहीं कहेंगे कि जो ये जो 1.5 मीटर टॉल बॉय था जिसके बारे में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये 19√3 मीटर मूव करा इसने, ठीक है। √3 मीटर नहीं, इसकी भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो √3 की वैल्यू या तो आप लर्न कर लीजिए और वैसे रूट की वैल्यू आपको निकालनी आती है, तो 2-3 वैल्यू आप याद रखिए हमेशा, ओके। सो √3 की वैल्यू हमें पता है 1.732, ईजी वैल्यू है, आपको ईजिली याद हो जाएगी और याद भी रखिए। मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका आएगा 32.908 मीटर। ब्रैकेट में आप अप्रॉक्स जरूर डाल दीजिए, ठीक है। ये अप्रॉक्स हमने क्यों डाला, क्योंकि ये √3 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 1.732, 1.732 के बाद भी वैल्यूज़ होती हैं, ओके, आगे की भी डिजिट होती हैं, तो ये ईजिली लर्न करने में आसानी रहती है, इसलिए हमने ये वैल्यू याद रखी है। तो नियर अबाउट इतनी मीटर की डिस्टेंस उसने कवर करी है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि क्वेश्चन ये था कि 30 डिग्री से 60 डिग्री तक का जो एंगल एलिवेशन मूव हुआ था जब वो बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा था, ओके। सो आपको ये बताना था कि उसने कितनी डिस्टेंस यहाँ से बच्चे ने कवर करी। तो डिस्टेंस हमारी निकल के आ गई 32.908 मीटर अप्रॉक्स डिस्टेंस उसने कवर करी। सो ये तरीका होता है बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये जो क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं एप्लीकेशन वाले, तो ईजी क्वेश्चन है। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि मैंने बहुत डिटेलिंग में समझाने की कोशिश करी है आपको, तो आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए बार बार, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आए उससे दोबारा से मेरी वीडियो को आप देख सकते हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस। कीप स्टडिंग टिल देन, गुड बाय।